पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण कैपेसिटेंस क्या होगा, इसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चूंकि कैपेसिटर में क्या होता है, पैरेलल प्लेट तो होना अनिवार्य है ही, क्योंकि एक कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें एक प्लेट जो होता है आपका वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। एक प्लेट आपका क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो दूसरा प्लेट है वो क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। दूसरा प्लेट क्या होता है आपका, निगेटिवली चार्ज्ड प्लेट होता है, ठीक है। ये चीज तो आप समझ चुके हैं कि कैसे होता है, ये आई बात समझ में। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है जिसका चार्ज डेंसिटी डेल प्लस होता है और ये डेल माइनस होता है, ठीक है, यही तो कैपेसिटर होता है। और इस कैपेसिटर जो है सेपरेट होता है कुछ डिस्टेंस d से, ठीक है। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज का प्लेट है, यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता है। और यहां पे चैप्टर 1 जो क्या था, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसमें आपने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था, याद कर लो। अगर नहीं पढ़ा था आपने तो आप जाके उस प्लेलिस्ट में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखो, और उस एप्लीकेशन में देखो कौन सा वीडियो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेन शीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेन शीट ये हमने कहां प्रूव किया है, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, जिसमें हमने प्रूव किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है पैरेलल प्लेट के कारण, वो क्या होता है, हाँ वो क्या होता है, तो वो होता है डेल अपॉन डेल क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दो पैरेलल प्लेन शीट चार्ज के कारण जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है, E इज इक्वल टू डेल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हमने प्रूव किया है, ठीक है। अगर आपको इसका प्रूफ नहीं पता है तो आप उस पार्टिकुलर लेक्चर को जाके देखो, आपको ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू डेल अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ कैसे। मतलब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पैरेलल प्लेट के कारण, वो कैसे हुआ, आई बात समझ में। तो अब यहां पे क्या है कि जो आपका ये डेल है, ये क्या है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और जो डेल बराबर होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। और ये कहां पढ़ा था आपने, तो याद कर लो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्वतंत्र आवेश वितरण में, उसमें तीन चीज था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वहीं पे एक कंसेप्ट था आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे डेल से, और डेल बराबर होता है Q बाई A। तो यहां पे जो E है, इसमें डेल की जगह क्या पुट कर दोगे आप, तो डेल की जगह आप पुट कर दोगे Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। यहां तक क्लियर है हम लोग। और इसको मान लोगे आप क्या, इक्वेशन 1, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पैरेलल प्लेट नाउ बिकम्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। अब ये कैसे हुआ, तो यहां से ऐसे हुआ। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कैसे हुआ समझ में आ गया ना, हाँ इंपॉर्टेंट है इसको समझना, प्रूफ आता है ये, गौर से देखो, ध्यान से देखो। अब देखो कि जब चार्ज मूव होता है, जब चार्ज मूव होता है तो क्या होता है, वर्क डन होता है। मतलब जो चार्ज मूव हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, मूव होने में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, तो मतलब क्या हो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E लग रहा है, इसी के कारण एक फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स के कारण क्या लग रहा है आपका, ये चार्ज एक डिस्टेंस d मूव कर रहा है ना, कर रहा है d डिस्टेंस मूव। तो जब फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है तो क्या होता है, वर्क डन होता है ना जी,
क्या होता है, वर्क डन होता है ना। और इसी फोर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, Q इंटू ई, याद कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू ई इंटू डी हो जाएगा, ये W हो जाएगा इधर। अब ये W वर्क डन बाय चार्ज, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होगा, तो E इंटू डी। यहां तक क्लियर है हम लोग, ये क्या होगा, E इंटू डी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस D। और इसी वर्क डन, एग्जैक्टली इसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग कहते हैं V, इसलिए V बराबर क्या हो जाता है हमारा, E इंटू डी। और इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लोगे, इक्वेशन नंबर 2। आई बात समझ में, यहां तक समझने में कोई दिक्कत कि कैसे V इज इक्वल टू इंटू डी हुआ, ठीक है। तो पहला चीज E इज इक्वल टू इतना कैसे हुआ वो समझ में आया, आ गया। उसके बाद V इक्वल टू ई इंटू डी कैसे हुआ वो समझ में आया, आ गया। अब जो है आपको इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को पुट करना है, तो पुट इक्वेशन 1 इन 2। सो पुट इक्वेशन विच इक्वेशन, तो इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 1 इन 2, मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको कहां पुट करोगे, तो दूसरे वाले में, है कि नहीं। और दूसरे वाले में क्या पुट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, मतलब E का वैल्यू, और वो कितना था, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड E की जगह क्या पुट कर दोगे, तो आप पुट कर दोगे Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, और साथ में ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस D इंटू डी। तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी हो गया। ये यहां तक क्लियर है हम लोग, यहां तक क्लियर है हम लोग, यहां तक कोई दिक्कत। तो ये हो गया क्या आपका V का वैल्यू, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लोगे इसको, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है ना। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V, मतलब रेशियो ऑफ चार्ज बाय वोल्टेज V। अब इस Q की जगह जो है Q पुट कर दो, और वोल्टेज की जगह जो ये क्वेश्चन 3 वाला पार्ट है, V की जगह ये सारा पॉइंट पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, ठीक है। तो इस V वोल्ट की जगह Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट A है ये चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। और एग्जैक्टली यही हो गया आपका क्या, पैरेलल प्लेट के कारण जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, जिसमें ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जिसका वैल्यू कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ए जो है वो क्या है, एरिया है इस प्लेट का, क्या है, इस प्लेट का क्या है, ये एरिया है, एरिया ए ऑफ दिस प्लेट है ना, प्लेट का जो एरिया है वही है। और ये डी क्या है, तो डी है जो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेट, इस दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वही है ये, ठीक है। तो इसलिए जो फाइनली आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू हो गया पैरेलल प्लेट का, वो क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब यहां पे एक चीज नोट डाउन करो
कि कैपेसिटेंस जो है, ये कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया का। मतलब अगर आप एरिया को इंक्रीज करते हो, क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, मतलब अगर इस प्लेट के एरिया को बढ़ा दिया जाए तो आपका कैपेसिटेंस जो है, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? अब ये क्यों होगा? क्योंकि जो ये एरिया बढ़ाने से क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें एकोमोडेट हो पाएगा। तो जो वो 10 वोल्ट का ही बैटरी क्या करेगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर देगा, क्योंकि एरिया तो बढ़ चुका है प्लेट का। और चूंकि एरिया बढ़ चुका है प्लेट का, इसलिए उसका कैपेसिटी चार्ज ज्यादा स्टोर होना होगा, और चार्ज ज्यादा स्टोर होगा तो मतलब कैपेसिटेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आई बात समझ में? क्योंकि C बराबर क्या होता है, Q/V। C किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के। तो इसलिए अगर एरिया बढ़ाया जाए प्लेट का, मतलब प्लेट का एरिया अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो उसमें चार्ज एकोमोडेट होने का क्षमता भी इंक्रीज होगा। क्योंकि चार्ज एकोमोडेट होने का क्षमता इंक्रीज होगा, इसलिए आपका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत समझने में है तो बताओ। अरे कैसे बताओगे, चलो ठीक, तो बताओ नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर करेंगे, है कि नहीं। चलिए, तो ये हो गया आपका एरिया। अब वही बात करते हैं, डिस्टेंस d को अगर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा। तो डिस्टेंस अगर इंक्रीज करोगे, डिस्टेंस अगर इंक्रीज कर दोगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगा, है कि नहीं। डिस्टेंस अगर दो पैरेलल प्लेट के बीच इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, घट जाएगा ना, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना। तो इस चीज को आप दिमाग में सेट करोगे। तो डिस्टेंस इंक्रीज होने पे क्या होता है, ऐसा होता है। अब एक चीज यहां पे और क्या नोट डाउन कर सकते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है। और जो V बराबर होता है वो क्या होता है, E इंटू डी होता है। ये चीज आप जान चुके हो, E इंटू क्या होता है, D होता है। तो V बराबर E इंटू डी होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, मतलब इस पैरेलल प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। तो मतलब ये मान लो 10 न्यूटन पर कूलम है और डिस्टेंस अभी 2 मीटर है, तो टोटल वोल्टेज क्या हो गया, 20 वोल्ट। लेकिन यही जो डिस्टेंस है अगर वो 3 मीटर या 4 मीटर कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 40 वोल्ट हो जाएगा, है ना। मतलब ये 10 न्यूटन का पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम तो कांस्टेंट है, लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या हुआ, वोल्टेज क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। डिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या हुआ, वोल्टेज इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया। किसका वोल्टेज इंक्रीज हो गया, बैटरी का। बैटरी का किसका, और वहीं अगर डिक्रीज कर देंगे इसको, 2 मीटर से 1 मीटर कर देंगे तो 10 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर डिस्टेंस जो होता है, क्या डिस्टेंस, उसको अगर डिक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस डिक्रीज होने से वोल्टेज जो है वो क्या होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। किसका, इस प्लेट का। चूंकि डिस्टेंस डिक्रीज करोगे और इसमें लगा है मान लो 20 वोल्ट का बैटरी, क्या लगा है, 20 वोल्ट का बैटरी लगा है, ठीक है, गौर से समझना। 20 वोल्ट का इसमें क्या लगा है, बैटरी लगा है। अब डिस्टेंस अगर डिक्रीज करते हो तो ये वोल्टेज जो है क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। चूंकि वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा किसका, इस प्लेट का। डिस्टेंस इंक्रीज करने से ये नहीं, बैटरी वाला वोल्टेज नहीं, इस प्लेट का वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। अब चूंकि वोल्टेज डिक्रीज होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज फिर फ्लो करेगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे आना है ना प्लेट को और उस बैटरी का जो ये है इसको भी। तो चूंकि इस वोल्ट 20 वोल्ट मान लो ये घट के 15 वोल्ट हो गया है, तो 5 वोल्ट जब तक ये दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल अटेन नहीं होगा तब तक क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। जैसे इसमें चार्ज का फ्लो हो गया तो क्या हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। तो डिस्टेंस घटने से क्या हो रहा है, डिस्टेंस घटने से क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है।
नहीं हो रहा है? हाँ? डिस्टेंस घटने से इस केस में क्या हो रहा है? कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। तो आई बात समझ में कि डिस्टेंस अगर घटाओगे तो कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज करता है? तो ऐसे करता है कि अगर ये 20 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, अगर डिस्टेंस डिक्रीज करोगे तो यहां पे क्या होगा? V इक्वल टू ई इंटू डी, इसमें E तो कांस्टेंट है, D डिक्रीज करोगे तो वोल्टेज क्या होगा? अभी 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट के बैटरी से चार्ज करके रख दिया गया इसको, ये 20 वोल्ट इसके बीच का पोटेंशियल है। लेकिन जैसे डिस्टेंस को कम करोगे तो ये 20 वोल्ट से हो जाएगा 15 वोल्ट, है कि नहीं? अब जैसे 15 वोल्ट हुआ तो बैटरी फिर से क्या करेगा? इसमें चार्ज डालना शुरू कर देगा, क्योंकि सेम उस पानी के पाइप के तरह है कि नहीं सिस्टम, कि जब तक इसमें टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब 20 वोल्ट दोनों का पोटेंशियल नहीं हो जाएगा तब तक ये चार्ज फ्लो करता रहेगा। तो जैसे चार्ज फ्लो करना शुरू होगा तो क्या होगा? कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। तो डिस्टेंस डिक्रीज होने से किस तरह से कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखोगे कि जब भी डिस्टेंस डिक्रीज होता है तो जो पैरेलल प्लेट के बीच का पोटेंशियल है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो उसको क्या करता है? फिर से बैटरी क्या करता है? जब इसके बीच का डिस्टेंस, दो कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस कम होता है तो इसके बीच का पोटेंशियल घट जाता है, तो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो फिर से चार्ज भेजना शुरू कर देता है ताकि ये 20 वोल्ट फिर से अटेंड कर ले। तो चूंकि फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें जाता है, इसलिए क्या होता है? यहां पे कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। तो यही क्या है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के द्वारा कंसेप्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द parallel plate capacitor, in which you have studied about that how does this mechanism work. Okay, so when you will take a two parallel plate, then you have to use the Gauss theorem and the Gauss application of Gauss law, in which you have studied about the surface charge electric field due to parallel plane sheet, which was E is equal to del upon epsilon naught, in which this del was surface charge density. And the surface charge density is in the topic continuous charge distribution, and this continuous charge distribution means del equals to q by a, because del is the surface charge density. So when you will put this del value q by a, then it will become q by epsilon naught a, and you know that electric field become how much? It will become q by epsilon naught a. So put this as equation 1. Then just think about the work done in moving the charge from this distance to this distance. It have to do some work. That means it has to put some force. So that force into distance is known as work done. This force is the electrostatic force. This will generate an electric field. So this is equal to Q into E. This Q will go to this side. So the work done per unit charge is known as potential V. That this will become E into D, in which E is the electric field and D is the distance. आई बात समझ में? Now, putting this E value from equation 1, q by epsilon naught a, it will become what? Q by epsilon naught a into D. Now this V become q by epsilon naught a into D. So you know the formula of capacitance, which is q by V, in which V is equal to q epsilon naught a into D. So you will put this formula here and it will become epsilon naught a into D, in which epsilon naught is the electrical permittivity of free space. Right now there is vacuum. Okay. Now in the next scenario we will see that how to after putting a dielectric between these two plates, what will happen to the capacitance? Exactly what will happen to this capacitance? So in the next class we are going to discuss about this. तो इस चीज को आप दिमाग में सेट कर लो कि दो समांतर संधारित्र के बीच जो होगा उसका जो धारिता होगा वो एप्सिलॉन नॉट a by d होगा, जिसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है? परावैद्युतांक है, मुक्त आकाश का। ठीक है, अब यही चीज आप क्या करेंगे? पराविद्युत डाल देंगे इसके अंदर। क्या डाल देंगे? पराविद्युत डाल देंगे। तब धारिता में क्या होगा इसको हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी बस फिलहाल क्या करो, इसको पॉज डाउन करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, जो भी स्क्रीन पे आ रहा है उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो अपने फेयर कॉपी में। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और लगे रहिए, अपने मंजिल को पाने में लगे रहिए, हौसला बुलंद रखिए और मजबूती के साथ पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।